इसको हल्का आगे करो ताकि पीछे भी एक दो बेंच है, हल्का हल्का आगे करो और उधर करो हल्का, ये स्टूल इधर के। हल्का हल्का आगे बढ़ाइए, आप लोग भी आगे बढ़ाइए। और क्या, आगे बढ़ाएंगे, बीच में कुछ है, हल्का हल्का। तो क्लास उससे क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। हल्का हल्का, चलो ठीक। क्लास का व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो तीन चार देखिए उसमें अब जगह बन गया, तीन चार लोग आ जाएंगे, पांच लोग आ जाएंगे। क्लास का व्यवस्थित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई ना कोई घूमते हुए पहुंच जाता है, कहता है कि गुरु जी से मिल लिया जाए। और जब यहाँ पे और अतिथियों के आने का कोई सूचना नहीं होता, आए बैठ गए, तो थोड़ा सा क्लास एक व्यवस्थित है तो उनसे मिलाना आसान हो जाता है। और पता चला कि आप भी टेढ़े हो गए हैं, बेंच भी टेढ़ा हो गया है, अब उनको लाके तुरंत खड़ा कर दे यहाँ पे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और हमेशा कोई ना कोई आता रहेगा, एक दो दिन में भी एक लोग यहीं पे पोस्टेड हैं, एक लड़की है अपने कोचिंग की ही, वो बताइए कि सर हम आ सकते हैं, कुछ टिप्स हमारा लोगों के काम आ जाए, हमके बिल्कुल स्वागत है, आप आइए। और वो भी आएंगे। या फिर तमाम लोग हैं जो यहाँ पे किसी काम से आए, मिलने चले आए, सेलेक्टेड लोग हैं, तो आपको कुछ न कुछ बताएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर कोई सेलेक्टेड लोग आते हैं तो आपके प्रश्न क्या होंगे। आप प्रश्न तो पूछ नहीं पाते हैं, बहुत लोग सुबह शाम, अब वही मान चले कोई लड़की आई तो उससे कमेंट स्वरूप कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उस तरह नहीं। आप एक मैनर ढंग से प्रश्न पूछिए, क्योंकि जिसने गेन किया है वो बेहतर बता सकता है। जिसने कुछ लर्निंग बाय डूइंग एक सफलता अर्जित किया है वो आपको बता सकता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पेशेंस रखना चाहिए, कैसे रिजल्ट खराब होता है तो उसको फिर उस समय कैसे सिचुएशन में होना चाहिए। तो ये सब चीजें जिस पे घटी है, जिस पे बीती है, वही बता सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता हो। मान चलिए कोई यहाँ पे नायब तहसीलदार है, कानून गो है, वही आ गया, तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो उस समय सबसे पहले तो वर्क के बारे में जानकारी ले लेंगे कि आपके बाय द वे कभी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो आपको क्या हो वो पहले से ही पता। अब वही जो इंटरव्यू की तैयारी कराने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, दो चार दिन, एक दिन आपको बताएंगे, एक दो एक्सपर्ट को बुला लेंगे कि आखिर होता क्या। अब वही एसडीएम की पढ़ाई होती है कि एसडीएम का वर्क क्या, बहुत लोग एसडीएम का वर्क रट के जाते हैं इंटरव्यू देने, तहसीलदार का वर्क क्या है, डिप्टी एसपी का वर्क क्या है, ये सब चीजें रट के जाते हैं। तो बाय द वे आपके सामने कोई एसडीएम ही आके बैठ रहा, वीडियो कोई बैठ रहा, तो अब उसका वर्क पूछिए कि कैसे होता है, क्या होता है। मान चलिए एक बार विजय पांडे जी आए थे, शाम वाले बैच में वीडियो थे, अब उनसे आप प्रश्न बहुत कम ही पूछ पाए, लेकिन प्रश्न होने चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे धैर्य रखना चाहिए, अगर बाय द वे रिजल्ट खराब हो गया तो उस परिस्थिति में हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही चीजें हैं जो पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में नहीं बता पाते। अब बहुत लोग बताने लगे तो पूरा बताए तो फिर कोर्स हम कब पढ़ाएंगे, इसीलिए हम मुख्य पॉइंटों पे ज्यादा जोर देते हैं। कोई बकवास नहीं, 1 घंटा क्लास है तो है, उस पर चलना चाहिए। लेकिन आप जब भी कोई आए तो जो चीजें आप नहीं सीखे हैं
सब्जेक्ट वाइज में तो वही बताएंगे, इतिहास वही बताएंगे कि पुराने प्रश्नों को दोहराइए, पुराने प्रश्नों का कलेक्शन कीजिए, प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आप सभी सब्जेक्टों को तैयार कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा भी तो चीज़ें आपको सीखना होगा ना, एक्स्ट्रा कुरिकुलम है तो उसे आप कैसे सीखते हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या होता है कि आप बाय द वे आप अब कोई उस तरह का ही तैयारी करके मैथ रीजनिंग करके गया है, तो उसमें अब ये है कि मैथ लगाने के लिए टाइम हम कैसे मेंटेन करें, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। आप कैसे जीएस को पूरा पढ़ डालें परीक्षा प्रणाली में, बैठे हुए 2 घंटे में। बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग प्रश्न नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे प्रश्न एक कठिन मिला घबरा जाते हैं। तो इस पर भी डिस्कस कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और किसी से लेने के लिए आपके अंदर एटीट्यूड और ईगो नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आप लेंगे तो आप लेने वाले समझेंगे कि हाँ हमें कुछ ना कुछ गेन करना है, गेन करना है, तभी कोई आपको बताएगा, कोई आपको बताएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं खुद ही बन जाऊंगा, खुद ही बन जाऊंगा, तो कहाँ सीख पाए, बन जाएंगे, फिलहाल नहीं है। इसलिए आप सीखिए और उसे जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तो कोई ना कोई आता रहेगा। इसलिए मैंने आज एक लोग बताए थे कि हम सर ऑफिस से जब भी छूटेंगे आ सकते हैं, आजकल में जब भी आ जाएंगे, मार्च क्लोजिंग चल रही है, जिम्मेदारी बहुत है डीएम कार्यालय में, तो हम जब भी आना चाहेंगे आएंगे। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये है कि आप क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछना है, क्या करना है, अपना हाथ उठाया पूछ लिया, कोई भी आए आपसे वो फ्रेंडली बात करेगा, क्योंकि इस कोचिंग का होगा। इस जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हैं उस बेंच पे वो भी बैठा होगा, वही बैठ के उसी तरह आज जैसे आप पढ़ रहे हैं उसी तरह वो लोग भी पढ़ के गए। तो उनको एक तरह से क्या है, इसमें आने के बाद वही फील होता है, क्लास वाला फ्रेंडली ही बात करेंगे आपसे। लेकिन आप बशर्ते की बात करें, हर टॉपिक पे बात करें, मान चलिए उनके कार्य प्रणाली से बात करें, क्योंकि वो आपके इंटरव्यू में काम आएगा। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, ऑफिसर के सामने बहुत लोग जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप ही खुद ही जाओगे तो एक डर सा फील होता है। लेकिन वहां पे आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते होंगे, ये भी चीजें जानकारी के लिए आवश्यक होती है। इन सब पे हम बातें करेंगे। फिलहाल हम लोग सामने हैं मौर्य सम्राट अशोक, इस अशोक के बारे में हम चर्चा करेंगे, अशोक के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पे देखें, अशोक 273 ईसा पूर्व में ही उत्तराधिकारी बनने योग्य था। लेकिन जैसा कि जानकारी है आपको कि प्रधानमंत्री खल्लाटक ने किसको बना दिया, सुसीम को बना दिया राजा। सुसीम बिंदुसार का बड़ा पुत्र था और इसी कारण वहां पे प्रधानमंत्री उसके फेवर में था, इसी कारण उसे राजा बना दिया गया, राजा बना दिया गया, जिसके कारण अब यहाँ पे अशोक को अपने 99 भाइयों की हत्या करनी पड़ी। 99 भाइयों से 4 साल युद्ध करना पड़ा और 4 साल युद्ध करने के पश्चात इसने 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराया, अपना राज्याभिषेक कराया। अशोक जब गद्दी पर बैठा तो वह चाणक्य के शिष्य राधा गुप्त से प्रभावित था। राधा गुप्त ने गद्दी प्राप्त करने में बहुत मदद किया था, राधा गुप्त के सहयोग से ही वो गद्दी प्राप्त किया था। इसीलिए खल्लाटक को हटाकर अशोक ने राधा गुप्त को अपना प्रधानमंत्री बनाया, राधा गुप्त को अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो एक सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अशोक का प्रधानमंत्री कौन था। अशोक का प्रधानमंत्री था और वो था राधा गुप्त। तो फिर यहाँ पे 3 प्रधानमंत्री भी आ गए, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य, बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक और अशोक का प्रधानमंत्री राधा गुप्त। अशोक ने एक तरह से लगभग उन सभी नीतियों को जीवंत रखा जिन नीतियों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्य किया था, बिंदुसार ने काम किया था। लगभग जहां पर भी विद्रोह उठने का प्रयास किया, जहां पे भी क्रांति होने की प्रयास हुई,
वहां पे उसे दमन करने का काम, उसे अंत करने का काम किसने किया? अंत करने का काम अशोक ने किया। अशोक के शासन काल में जगह जगह पे विद्रोह भी हुए, अमात्यों के द्वारा, सुसीम के समर्थकों के द्वारा विद्रोह भी हुआ। उन सब का अंत करने का काम किसने किया? अशोक ने किया। अशोक देखा जाए तो शुरुआत में शिव का परम भक्त था। पाटलिपुत्रा उसकी राजधानी थी और उस राजधानी में प्रतिदिन 60,000 लोगों को भोजन दिया जाता था। शिव की आराधना किया करता था। और एक तरह से देखा जाए तो अशोक ने लगभग अपने साम्राज्य की सीमा वहां तक अक्षुण्ण रखी जहां पे विरासत में चंद्रगुप्त मौर्य और एक तरह से बिंदुसार से प्राप्त हुआ था। बिंदुसार से प्राप्त हुआ था, उन सभी क्षेत्रों पर उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी। इसी कड़ी में देखा जाए तो कलिंग कलिंग एक क्षेत्र था जिसे कलिंग में एक तरह से कलिंग मगध के अधीन ही रहा, क्योंकि पूर्वी एशिया के जो व्यापारिक मार्ग थे वो कलिंग से होकर ही जाते थे। कलिंग उड़ीसा पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित था। आज भी जो कलिंगा का तट है वो कलिंगा तट कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। वहां से जापान, कोरिया और अन्य राज्यों में पहुंचा, अन्य देशों में पहुंचा जा सकता है। थाईलैंड, म्यांमार, जितने भी पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया है वहां का मार्ग इस बंगाल की खाड़ी से ही गुजरता है और वहां के ही जंक्शन पे था जिसे कलिंग कहा जाता था। इधर जब बिंदुसार अपने गृह युद्ध में फंसे रहे, यूनानियों के दमन में लगे रहे, उसी समय अचानक क्या हुआ? उसी समय ये कलिंग स्वतंत्र हो गया। कलिंग का राजा जगन्नाथ ने अपने क्षेत्र को आजाद कर लिया। कलिंग के राजा जगन्नाथ ने अपने क्षेत्र को एक तरह से मुक्त कर लिया इस मगध की गद्दी से। लेकिन अशोक जब गद्दी पर बैठा तो अशोक को लगा कि कलिंग को अपने अधीन करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधीन रखा था, कलिंग को मुझे भी अपने अधीन रखना चाहिए। जो कलिंग मेरे पिता के कार्यकाल में बाहर निकल गया, क्योंकि कलिंग पे अधिकार न होने का मतलब था कि जो एशिया के साथ व्यापार हो रहा था, पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, उन पर व्यापारिक नियंत्रण नहीं रहेगा। और व्यापारिक नियंत्रण नहीं होगा तो फिर मौर्यों को नुकसान होगा, क्योंकि मौर्यों का जो सबसे बड़ा व्यापार था वो नाव व्यापार था। नाव व्यापार कहने का मतलब है कि मौर्य काल में बड़े बड़े नाव बनते थे और वो नाव बिकने के लिए जाते थे। नाव क्या होता था? तमाम देशों में लोग खरीदते थे और उसे सागर महासागर में चला करते थे। इसलिए ये एक नाव व्यापार भी इस समय बड़े पैमाने पर व्यापार के रूप में था। इसीलिए कलिंग को अपने अधीन लाना अशोक के लिए बहुत ही आवश्यक था। इसीलिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ। और 269 के बाद 8 वर्ष अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 269 ईसा पूर्व से लेकर 8 वर्ष से कब होगा? 261 ईसा पूर्व होगा। और 261 ईसा में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीतने का काम किया। और कलिंग को जीतने के पश्चात अशोक ने यहाँ पे भयंकर रक्तपात कराया और इस युद्ध के कारण बहुत से लोग माइग्रेट हो गए, बहुत से लोग, 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए। 50,000 से अधिक लोग, 1 लाख के आसपास लोग मारे गए। एक भयंकर रक्तपात था। कलिंग ने घुटने टेक दिया। यहीं पर देखा जाए तो यहाँ की जो जगन्नाथ की पुत्री थी उसने अशोक के सामने आकर उसने एक तरह से रुदन किया, जिसके कारण ये युद्ध है रुक सका। लेकिन सवाल ये है कि अशोक इस भयंकर नरसंहार से द्रवित हो गया। तो पहले राजा महाराजा, आधुनिक काल में भी राजा महाराजा जब देखते थे कि मेरे कारण ही ये भयंकर रक्तपात हुआ है तो फिर उनके अंदर संन्यास की भावना आती थी, या फिर वो कहते थे कि फिर हम रक्तपात नहीं करेंगे और यूरोपीय देशों में आत्महत्या करते हैं। जब वो बहुत खून बहा लेते हैं तो उनके पास विकल्प एक ही रहता है कि वो क्या कर ले? सुसाइड कर ले। वो चर्चिल की बात कर ले, हिटलर की बात कर ले, ये सब जितने भी थे जो विश्व युद्ध में
द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार निभाए थे, जिनके कारण एक भयंकर नरसंहार हुआ, उन्होंने अपना अंत क्या किया? सुसाइड के माध्यम से किया, अपने आत्महत्या के माध्यम से किया। आज आत्महत्या का खतरा किस पे मंडरा रहा है? व्लादिमीर पुतिन पर। एक बड़ा सा नरसंहार जो चल रहा है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, पुतिन है। कभी न कभी वो, अगर बाय द वे उससे आत्मग्लानि हुई कि मेरे कारण इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, उसका विकल्प एकमात्र क्या होगा? सुसाइड। जो बड़े बड़े यूरोप के नेताओं ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, उसी तरह आत्महत्या किसको करना पड़ेगा? वो सिरे सिरे करना पड़ेगा। भले लॉर्ड क्लाइव जो भारत में प्लासी का युद्ध जीत लिया, बक्सर के युद्ध में नहीं था, लेकिन फिर भी भूमिका रही, तमाम युद्धों को जीता, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किया, लेकिन वो भी जब इंडिया से लौट के गया तो उसको लगा कि मेरे लिए बेकार है दुनिया, मैंने इतना धन कमाया, यश कमाया, लोगों पर मौत का तांडव खेला, कोई मतलब नहीं है। उसने भी सुसाइड किया, उसने भी आत्महत्या कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या था कि इतना बड़ा नरसंहार से अशोक का हृदय द्रवित हो, उसने सोचा कि अब आज से मैं नरसंहार नहीं करूंगा, तो फिर क्या करूंगा? उसने कहा कि आज मैं शस्त्र न उठाने की प्रेरणा लेता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने शस्त्र और सेना विघटित कर दिया। वहां पे देखा जाए तो कई जगहों पर अमात्यों में, जब तक्षशिला के अमात्यों ने मोर्चा खोल दिया अशोक के खिलाफ, तो अशोक ने उसे चेतावनी दिया कि कलिंग युद्ध को लोग न भूलें, कलिंग युद्ध की तरह ही तक्षशिला में भी युद्ध लड़ा जाएगा। इसलिए वहां के अमात्यों ने अपना विद्रोह क्या कर दिया? अंत कर दिया। यानी कि वो अभी सेना विघटित नहीं किया था, वह एक शांति के मार्ग पे चल पड़ा। और वहां पर देखा जाए तो अशोक ने शस्त्र न उठाने का प्रण ले लिया, और ये कलिंग का युद्ध है, उसके जीवन का एक नया मोड़ था। वहां से वो पहुंचा, और पहुंचने के पश्चात अपने पाटलिपुत्रा में 6 महीना तक कुछ नहीं, 6 महीना जब बीत गया, तब अपने जो सुसीम था, उसका जो बड़ा भाई सुसीम, सुसीम का पुत्र था निग्रोध। वो निग्रोध है, सुबह प्रातः काल अपना स्नान ध्यान करके और वस्त्र, बौद्ध वस्त्र पहन के और निकल पड़ा था, भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। राजमहल में प्रातः काल वॉकिंग कर रहा था अशोक। अशोक ने देखा कि आखिर ये जा कहां रहा है, इसको क्या कमी है कि ये राजमहल छोड़ के जा रहा है। वो भी वेश बदलकर निग्रोध के पीछे पीछे चल दी। निग्रोध के जब पीछे पीछे अपने भतीजे के पीछे गया, तो कुछ दूर पे जाने के पश्चात निग्रोध ने एक प्रवचन लगाया, वहीं पर लोगों को प्रवचन देना शुरू किया, और उससे प्रवचन से अशोक बहुत प्रभावित हुआ। उस प्रवचन से, अपने भतीजे के प्रवचन से अशोक बहुत प्रभावित हुआ। वो वहां से राजमहल लौट के आया, शाम तक इंतजार करता रहा कि कब उसका भतीजा निग्रोध लौट के आता है। भतीजा निग्रोध से बातें किया। निग्रोध ने बताया कि मेरा मन, धन, तन सब कुछ बुद्ध को समर्पित है। मैंने अपने आप को किसको डेडिकेट कर दिया है? गौतम बुद्ध को समर्पित कर दिया है, गौतम बुद्ध को डेडिकेट कर दिया है। और इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो अशोक उसके बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ, और उसका मन बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। और उसी समय देखा जाए तो एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु मिलने पहुंचे। अशोक से उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु मिलने पहुंचे, और बौद्ध भिक्षु ने उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। कहा कि आपको दीक्षा दिया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आप बुद्ध के शरण में जाना चाहते हैं, आप संघ के शरण में जाना चाहते हैं, आप धम्म के शरण में जाना चाहते हैं। इसीलिए एक तरह से क्या कर दिया गया, उन्हें ये मार्ग दे दिया गया, ये सिद्धांत दे दिया गया, और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक के ही शासन काल में तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। पाटलिपुत्र का जो अशोकाराम विहार था, उसी अशोकाराम विहार में देखा जाए तो तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसका अध्यक्षता मोगलीपुत तीस ने किया। मोगलीपुत तीस के भी बहुत करीबी रहा अशोक,
और बौद्ध दर्शन का ज्ञान लेता रहा। तो फिर एक सवाल है कि कई बार पूछा गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है वो किया गया था, उपगुप्त के द्वारा किया गया था। लेकिन तीसरे बौद्ध संगीति का जो आयोजन कराया था अशोक ने, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुतिस ने किया था, जहां पे अभिधम्म पिटक जो बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक है, उस तीसरे पिटक की रचना की गई थी। बौद्ध धर्म के जो तीसरे पिटक है, उस तीसरे पिटक की रचना की गई थी अभिधम्म पिटक के रूप में, अभिधम्म पिटक के रूप में किया गया था। अब हम दूसरे पॉइंट की बातें कर ले, दूसरे पॉइंट की बातें कर ले और ये है कि यहाँ पर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित तो हो गया, लेकिन बहुत सक्रियता नहीं दिखाई। 1 वर्ष तक अपना राजपाठ करता रहा, राज कार्यों को करता रहा, लेकिन बाद में उसे लगा कि हमें बौद्ध धर्म के लिए कार्य करना चाहिए, बौद्ध धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। इसीलिए उसने सबसे पहले तो धम्म यात्रा की। धम्म यात्रा करने का मतलब है कि धम्म एक प्राकृत भाषा का शब्द है, जो धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है, उसी को प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है। धम्म यात्रा किया, और धम्म यात्रा में वह सबसे पहले कहाँ गया? सबसे पहले गया बोध गया, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर आया जहां पे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, सारनाथ। सारनाथ के बाद फिर वह कहां पहुंचा? वैशाली पहुंचा। उसके बाद वह कहां पहुंचा? कुशीनगर पहुंचा। और फिर 20वें वर्ष कहां पहुंचा? वह पहुंचा लुम्बिनी पहुंचा, जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जब लुम्बिनी पहुंचता है, इस बात का उल्लेख है, एक अभिलेख वहां खुदवाता है, उसमें करता है। जब वह लुम्बिनी पहुंचता है, तो लुम्बिनी में वो घोषणा करता है कि मैं तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पे आया हूं, और मैं यहाँ के नागरिकों को कुछ रिलैक्सेशन देना चाहता हूं, यहाँ के नागरिकों को करों में छूट देना चाहता हूं, और मैं ये घोषणा करता हूं कि जो लुम्बिनी और उसके आसपास के कपिलवस्तु के लोगों से 1/6 टैक्स लिया जाता था, वह घटा के 1/8 किया जाता है। 1/6 से घटा के 1/8 टैक्सेशन किया जाता है। ये कौन कहता है? अशोक कहता है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये है कि अशोक 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो फिर आईएस ने यहाँ पे सवाल बनाया, और आईएस ने क्या सवाल बनाया कि अशोक ने इसे 1/6 से घटा के 1/8 किया था, यानी कि टैक्सेशन में वह कितना परसेंट, कितना भाग कमी किया था। अब मामला फंस गया। वो 4 ऑप्शन बना दिया कि अशोक ने टैक्स को कितना कम किया था। अब उसमें पहला ऑप्शन था 1/8 भाग कम किया था, दूसरा ऑप्शन था 1/24 कम किया था, तीसरा ऑप्शन था 1/48 कम किया था, और अगला था 1/6 कम किया था। कितना भाग अशोक ने इस लुम्बिनी में, इस निगाली सागर में टैक्सेशन को कम किया? कितना? 1/24 पक्का? सब लोग कंफर्म? बहुत लोग कंफर्म नहीं। यानी कि 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8। तो इसका एलसीएम लेंगे ना आप? एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 24 होगा, यानी कि 6 चौका 24, 8 त्रिका 24, 1/24। यानी कि कितना टैक्सेशन कम किया था? इसको घटाएंगे, 4 - 3 बराबर 1/24 हो जाएगा ना। यानी कि उसने टैक्सेशन को कितना घटाया था? 1/24। ये देखिए कितना टेक्निकल सवाल है कि एक बार जब आईएएस ने पूछा
तो अब आपसे पूरा पूछ लिया कि मैथ रीजनिंग जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप, और दूसरा नंबर है ये भी जानते हैं कि नहीं 1/6 से 1/8 भी किया, और जब ये कर दिया तो फिर घटाया कितना, उसके मार्जिन को देखा, और सीधे सीधे मार्जिन को आईएएस ने पूछा। यही थोड़ा सा आईएएस और पीसीएस में अंतर होता है। ये डायरेक्ट कहते हैं कि अशोक कितना घटा दिया, बस हो गया। लेकिन वो कहेगा कि 1/6 से घटा के 1/8 किया तो फिर अंतर कितना रहा, जो घटाने का मार्जिन था वो मार्जिन कितना रहा। यहां से अशोक जब अपनी यात्रा समाप्त कर लेता है तो अशोक को लगता है कि हम संदेश खुदवाए, ये पत्थरों का पूरा जाल बिछा दें ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें जानती रहे, आने वाली पीढ़ियां हमें याद करती रहे कि कोई धर्म के प्रसार के लिए काम किया था। इसीलिए अशोक कहता है कि जहां पे मेरा जय घोष होता था, जहां पे लोग अशोक की जयकार लगाते थे, अशोक महाराजा धीराज पधार रहे हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए, सबको बंद कर दिया जाए, और जब मैं आऊं तो गौतम बुद्ध की जयकार लगाए, बुद्ध की जय घोष किया जाए। इसलिए वो धम्म घोष में बदल देता है। अपना जो जय घोष है उस जय घोष को किसमें चेंज कर देता है, धम्म घोष में बदल देता है। और इसीलिए अशोक चुनता है मिर्जापुर को। मिर्जापुर में चुनार, मिर्जापुर में चुनार में वहां पे पत्थरों का खजाना है, विंध्याचल नजदीक है। इसीलिए अशोक क्या करता है, यहीं पर अपना एक फैक्ट्री खोलता है, जिस फैक्ट्री में पत्थरों पर लिखावट होती है, जिससे पर पत्थरों को घिसा जाता है और ऊंचे ऊंचे पिलर बनाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पिलरों को तैयार करने का काम किया जाता है, तैयार करने काम किया जाता है। इसीलिए अशोक क्या करता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो चट्टान लिखवाता है और चट्टान पर अपनी बातें लिखवाता है, जिसे रॉक एडिट कहा जाता है। रॉक एडिट भी देखा जाए तो दो तरह के लिखवाता है, एक छोटा एक बड़ा। छोटों को भी जगह जगह पे जो जिसमें धर्म आदेश है, जिसमें राजकीय आदेश है, उनको जगह जगह पर लिखवाने काम करता है। जिसमें से एक वह गौतम बुद्ध के लुम्बिनी में लगवाता है, निगाली सागर अभिलेख जिसे कहा जाता है, वो छोटा अभिलेख है, और उसी में वो टैक्सेशन कम करने की जानकारी देता है कि गौतम बुद्ध के तीर्थ यात्रा के दौरान मैंने टैक्सेशन को, लगान को घटाने का काम किया। और उसके बाद वह जो दीर्घ शिलालेख है, उस दीर्घ शिलालेख को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इन सभी स्थानों पर लगाने का काम करता है। उस पे 14 लेख लिखवाता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसी का 8 जगहों पे पूरा एक ही बात 8 पत्रों पे तैयार किया, 8 पत्रों पर तैयार किया जाता है। और उन्हीं बातों को क्या किया जाता है, वो 8 स्थानों पे लगाने काम किया जाता है। उसी में वह 14 बातें लिखवाता है, और उन 14 बातों में देखा जाए तो कलिंग में भी है, उसके बाद पेशावर में भी है, अफगानिस्तान में भी है, कई जगहों पे उसे लगवाया जाता है। और उसमें एक तरह से पूरा संदेश देता है, पूरा वो जो उसकी जिज्ञासाएं हैं, जो उसकी एक तरह से अंदर मनुष्यत्व जाग चुका है, जो उसके बारे में सब कुछ बताता है कि पशुओं की सेवा के लिए मैंने डॉक्टर भेजे हैं, मनुष्यों की सेवा के लिए अपने पड़ोसी देशों में, पड़ोसी राज्यों में दवाइयां भेजी है। ये सब कुछ उसमें डील करने का काम करता है, बताने का काम करता है। ये एक तरह से दीर्घ शिलालेख है। लघु शिलालेख 17 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं इसमें भी पूछा जाता है। लेकिन अशोक का जो 17 अभिलेख लघु शिलालेख है, 8 स्थानों से दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, 6 स्थानों से उसके दीर्घ स्तंभ है, बाकी अन्य स्थानों से 10-12 स्थानों से लघु स्तंभ है। इन सभी स्तंभों में केवल 4 स्तंभ ऐसे हैं, 4 अभिलेख ऐसे हैं जिन अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, नहीं तो बाकी सभी अभिलेखों में उसे क्या कहा गया है, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। तो उसका
यहाँ पे एक सवाल है कि अशोक के कौन कौन से 4 हैं जिन्हें से उसका व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। यही क्वेश्चन पीसीएस हर वनडे टाइप के एग्जामों में या हर जगह पे पूछता है। तो फिर यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे सवाल है कि अशोक का जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो नाम मिलता है वो किस में मिलता है। उसका एक फॉर्मूला है, गु म ने उ। ये देखिए 4 अभिलेखों को हमने एक फॉर्मूला दिया, गुम ने उ। ये गु से क्या है, गुर्जरा, गुर्जरा दतिया जिला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पीसीएस में जब आप देने जाएंगे पूछता है कि अशोक का गुर्जरा अभिलेख किस जिला में स्थित है, दतिया जिला। गुर्जरा मस्की कर्नाटक, नेतुर और उदगोलम, नेतुर उदय गोलम। तो अब यहां पे देखा जाए ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, नहीं तो बाकी सब में देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी ने ये किया। तो फिर देवनाम प्रियदर्शी हमको परिभाषित नहीं करता। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक कहता है किंचु धमे, वो कहता है कि धम है क्या। लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, कुछ नहीं पाते। लोग पूरे काया क्लेश में साधना में अपनी पूरी जीवन गला देते हैं, कुछ नहीं पाते। लेकिन धम्म से बड़ा कोई हितकारी नहीं, धम्म से बड़ा कुछ नहीं। ये कौन संदेश देता है, अशोक संदेश देता है कि धम्म से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए वो पूछता है, प्राकृत भाषा में पूछता है, कियंचु कियंचु धमे, धम्म क्या है, ये दूसरे लेख में पूछता है। और दूसरे और 7वें में स्वयं जवाब भी देता है। वो स्वयं उस पत्थर पर लिखी हुई इमारतों पर वो अपनी जवाब भी देता है। कहता है, प्राकृत भाषा में कहता है, एक शब्दावली है, अपा सिनवे बहु के यानी दया दाने सोचे सोचवे माधवे च। ये है प्राकृत भाषा। अशोक प्राकृत भाषा में परिभाषा भी देता है कि धम्म क्या है। वो कहता है, अधम्म में कहता है कि अपनों का कल्याण है, माता पिता बुजुर्गों गुरुजनों का आदर ही धम्म है, पेड़ पौधों के को लगाना ही धम्म है, सड़कों पर एक तरह से चलते हुए मुसाफिरों की सेवा ही धम्म है, एक तरह से अल्प संचय ही धम्म है, अल्प व्यय ही धम्म। अगर आपके पास संचय अल्प है तो व्यय भी आप क्या सोचेंगे, अल्प सोचेंगे। और आपके पास अगर संचय ज्यादा है तो व्यय भी ज्यादा करेंगे। और जब संचय ज्यादा होगा तो तमाम बुराइयों का समावेश उस धन के साथ ही चला आता है, धन के साथ ही चला आता है। इसीलिए गौतम बुद्ध जो कहते हैं अपरिग्रह अस्ते, अपरिग्रह कहते हैं ना, उसी अपरिग्रह को आपा सिनवे कहता है। सो कहता है कि अल्प संग्रह ही धम्म है, अल्प व्यय ही धम्म है, माता पिता गुरुजनों का श्रमणों का आदर ही धम्म है, एक तरह से बाग बगीचा कुआं इत्यादि खुदवाना ही धम्म है। बहुत कुछ बातें कहता है, बस केवल जब एक एक शब्द को यहाँ पे लिखाया जाएगा तो ये बातें होंगी। इसी को अशोक क्या कहता है, धम्म कहता है। अशोक अपने सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें चोल चेर पांड सती पुते ताम्रपर्णी, श्रीलंका, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, इन्हीं क्षेत्रों पर ये सभी विदेश ये सीमावर्ती जातियां निवास करती हैं। सीमावर्ती राज्य है, यहाँ पर अपना पशु के लिए दवा और मनुष्य के लिए दवा और अपना राजदूत भी भेजता है।
राजदूत भी भेजता है ताकि वहां पे कोई दवा के रूप में पशु और जानवर और मनुष्य मर न जाए, इसके लिए औषधि भी भेजने का कार्य करता है, चिकित्सक भी भेजने का करता है। उसके बाद देखा जाए तो सीरिया, मकन से लेकर यूनान, ये 5 देशों में, मकदूनिया, इन सभी 5 देशों में भी अपने प्रचारक भेजता है। अपना यहाँ से क्या भेजता है, यहाँ से भेजता है दवाइयां भेजता है, डॉक्टर भेजता है, ताकि मनुष्य और पशु दोनों का इलाज हो सके। उसके बाद देखा जाए तो ये विभिन्न जगहों पे अपना प्रचारक भेजता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, समीक्षा में भी आया, कई जगहों पे आया। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि अशोक ने श्रीलंका में किसको भेजा, तो अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। और फिर उसका जो संघमित्रा का भाई था महेंद्र, वो भी पहुंच गया, और वहीं से वह भाई बहन धर्म का प्रचार किए, और वहीं से एक बोधि वृक्ष लेकर आए, जिसको गया में लगाने का काम किसने किया? अशोक ने किया। गया में लगाने का काम किया अशोक ने। इसीलिए बिहार पीसीएस में पूछा जाता है कि जो श्रीलंका से लाया गया बोधि वृक्ष है, वो अपना कौन सा पीढ़ी पार कर रहा है? बिहार के गया में कौन सी पीढ़ी पार कर रहा है? तो छठा पीढ़ी पार कर रहा है। छठे पीढ़ी का वह वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष है, जो अभी भी गया में लगा हुआ है, आज भी मौजूद है। हालांकि पहली पीढ़ी के बाद जब दूसरी और तीसरी पीढ़ी था, तो उसे जो बंगाल का शासक हुआ, जिसे कहा जाता है, जिसने शिव को ही आराध्य माना, जो एक तरह से किसका विरोधी था? कनौज का विरोधी था, जिसने कनौज पर आक्रमण किया था, और कनौज पर आक्रमण करने के पश्चात वहां के शासक को मौत के घाट उतार दिया था। वह बिल्कुल बौद्ध द्रोही था, वो शिव का परम भक्त था। इसीलिए उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया। कुशीनगर के बौद्ध विहार है, कई बौद्ध विहार को जला देने का भी आदेश जारी किया। तो फिर उसके बाद भी वहां पर वृक्ष लगाए जाते रहे। आज कई पीढ़ी बीत चुकी है, वहां पे आज भी पीपल का वृक्ष है। तो वो वहां से कहां से लाया गया था? वह श्रीलंका से लाया गया था, संघमित्रा और महेंद्र के द्वारा। उसी तरह मझंतिक, धर्मरक्षित, उसके बाद उनके अन्य पुत्र, जगह जगह पर महादेव, जगह जगह पे भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। कौन कहां पे गया था? ये यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछ जाता है। और इस तरह देखा जाए तो अशोक जितना अपने राज्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ, उससे कई गुना वह धम्म के प्रचार के लिए जाना गया, और धम्म के लिए ही वह एक तरह से प्रसिद्ध हुआ। धम्म के रूप में ही आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और उसकी जगह जगह पर जो स्तंभ है, जो लघु स्तंभ है, जो शिलालेख है, लघु शिलालेख है, और गया के बराबर की पहाड़ियों को कटवा कर जो गुफा अभिलेख बनवाया था, उसकी गाथा कहने के लिए एक तरह से सजग है, मौन है। तो इस तरह देखा जाए तो हमने बातें किया अशोक के बारे में, अशोक से जुड़े हुए सवालों के बारे में बातें किया। अब हम लोग अशोक को लिखने का कार्य करें। एक बार और कर लें। अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर तो हम बातें कर रहे थे अशोक से, नोट कर ले। अशोक से लेकर 232 ईसा पूर्व, अशोक
बिंदुसार की पत्नी धर्मा का पुत्र था। कई बार माँ का नाम भी पूछ दिया जाता है कि इसके माँ का नाम क्या था, धर्मा। धर्मा का एक नाम और भी था, सुब्रदांगी। धर्मा का पुत्र था। आगे नोट कर ले। अशोक के अभिलेखों में उसे अशोक के अभिलेखों में उसे उसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। आगे नोट कर लें। अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक है, 4 अभिलेखों में मिलता है। अशोक का व्यक्तिगत नाम है अशोक है, 4 अभिलेखों में मिलता है। 4 अभिलेखों में मिलता है। अभी हमने एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? गुमनेउ। अब उसको मिलान करने के लिए क्या करना होगा? पहला अक्षर मिलाइए, आपको तुरंत ऑब्जेक्टिव में फिट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या दिया था? गु म ने ओ। गु से क्या है? गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख, मस्की अभिलेख, नेतुर अभिलेख, उद्गोलम अभिलेख। इन चारों अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। नहीं तो बाकी जितने भी अभिलेख मिले हैं जगह जगह से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, सभी क्षेत्रों से, उन सभी से बस अशोक न मिलकर देवनाम प्रियदर्शी मिलता। गुर्जरा, मस्की, नेतुर, गुर्जरा, मस्की, नेतुर, उद्गोलम। नेतुर, उदगोलम। हो गया। हाँ, सब पढ़ाएंगे अभी। बस यहाँ केवल हमें क्या बताना है, क्योंकि जब हम हेडिंग डलाएंगे ना अशोक का अभिलेख, तो इसमें गुजरात जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें क्या लिखा है, इन सबके बारे में बताएंगे कि कर्नाटक में स्थित है, इसमें क्या लिखा है, ये सब कुछ बताने काम करेंगे। इसलिए यहाँ पे केवल अभी अशोक शुरू किया हूँ। अशोक का अभिलेख, अशोक की धम्म यात्रा, अशोक का धर्म प्रचारक, अशोक की ये जितनी बातें हैं वो सब बताई जाएंगी। ए नोट कर ले। मस्की, गुजरात, नेतुर, उद्गुलम। अब यहाँ पे देखें, एक अभिलेख और भी हमने चर्चा किया जिसमें अशोक, इसके बाद भी एक नाम और जगहों पे अशोक मिलता है। कोई बताइए जो हमने छोड़ा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जिस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किसका किसका नाम मिलता है? 4 राजाओं का, जिसमें पौत्र और पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ में। ए नोट कर लें। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख नहीं मिलता है। मिलता है।
चलिए, अशोक के नामों का उल्लेख है, मिलता है। अब इसके अतिरिक्त जो भी है उसमें अशोक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। 5 को छोड़ दिया जाए तो सब में क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी। आगे बढ़ते हैं, ये भी नोट कर लें। अशोक के मां का नाम है सुब्रदांगी भी मिलता है। सुब्रदांगी ही धम्मा है और धर्मा ही सुब्रदांगी। धर्मा ही सुब्रदांगी है, सुब्रदांगी ही धम्मा है, दोनों में अंतर नहीं। अशोक के मां का नाम है सुब्रदांगी मिलता है। तो धर्मा और सुब्रदांगी दोनों एक ही है, मिलता है। आगे नोट कर लें स्टार बना के। अशोक के कई पत्नियों का भी उल्लेख है, मिलता है। कई पत्नियों का भी उल्लेख है, मिलता है, जिसमें प्रमुख हैं असंधिमित्रा, असंधिमित्रा, महादेवी, असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, पद्मावती, तिस्रक्षिता, 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 कारुवाकी, कारुवाकी, कारुवाकी। तो यहां पे देखें, ये सब इनके पत्नियों के नाम। लेकिन सवाल ये है कि अशोक ने अभिलेखों में केवल एक पत्नी का जिक्र किया। अशोक के अभिलेखों में जो अशोक का कौशांबी का अभिलेख है, जो इस समय कौशांबी में मौजूद है, उसके एकमात्र पत्नी का जिक्र करता है। वो कौन सा है? कारुवाकी। बाकी अन्य किताबों में तो मिलते हैं, लेकिन अभिलेख में एकमात्र पत्नी का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है कारुवाकी, जिसे कारुवाकी ने कौशांबी में यज्ञ संपन्न किया था। जिसे कारुवाकी के द्वारा कौशांबी में यज्ञ कार्य किया गया था, उसी बात को लेकर कौशांबी का अभिलेख लिखवाया गया था, और उसमें कारुवाकी और उसके पुत्र का भी जिक्र मिलता। अशोक ने कौशांबी में 2 अभिलेख लिखवाया, एक दीर्घ स्तंभ है और एक लघु स्तंभ। जो दीर्घ स्तंभ था, वो दीर्घ स्तंभ बाद में वहां से उठा लाया गया। और किसने उठवाया? जहांगीर ने उठवाया। जब इलाहाबाद का किला 1583 में बनके संगम पे तैयार हुआ, तो उसी इलाहाबाद के किला के अंदर जहांगीर से कहा गया, जहांगीर यही रहता था, जिसका नाम सलीम था, तो उसे कहा गया कि आप उठा के लाओ। तो वहां से क्या किया? हाथी से, नाव से, तमाम तरह की चीजों से वहां कौशांबी से उठाकर वह दीर्घ स्तंभ है, जो 30 टन से ऊपर का होगा, वो लाके इलाहाबाद के किला के अंदर स्थापित कर। और जहांगीर ने अपना लेख भी लिखवाया है उस पर, क्योंकि ऑलरेडी उस पर समुद्रगुप्त का भी लेख है संस्कृत भाषा में, अशोक का लेख है, और जहांगीर ने अपना भी लेख उस पर लिखवाने का काम किया। इसीलिए पूछा जाता है कि इलाहाबाद के अशोक के स्तंभ पर किस मुगल बादशाह के लेख लिखे हुए, तो उसका आंसर क्या जाता है? और वो जाता है जहांगीर। लेकिन दूसरा जो लघु स्तंभ है वो वहीं पे है, कौशांबी, जिस पर लिखा हुआ है कि रानी कारुवाकी ने, अशोक की जो पत्नी थी, उसने इस कौशांबी में एक महायज्ञ का आयोजन किया, महायज्ञ का आयोजन करने का काम किया था। इस तरह यहाँ पे कारुवाकी का जिक्र मिलता है, बाकी किसी पत्नी का जिक्र स्तंभों में नहीं मिलता। एक पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। उसी कारुवाकी की जो पुत्र था तीवर,
वो तीवर भी उसने यज्ञ कार्यों में भागीदारी निभाई थी, इसीलिए उसका भी जिक्र वहां पे मिलता है। यहाँ पे नोट करते हैं। अशोक के कौशाम्बी के लघु स्तंभ में, कौशाम्बी के लघु स्तंभ में उसके एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, जबकि उसके पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। उसके पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। तीवर का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। आगे नोट कर ले स्टारना के, तीवर का भी उल्लेख मिलता है। मिलता है। आगे हम बातें यहां पर देखा जाए तो उसके कई पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है। राज तरंगिणी से भी उसके एक पुत्र का जिक्र मिलता है। अशोक ने डल झील के किनारे श्रीनगर बसाया था। आज जो कश्मीर का श्रीनगर है वो उसको किसने बसाया था? अशोक ने ही बसाया था। उसके बाद देखा जाए तो अशोक ने नेपाल के कई जगहों पर नगर, देवपत्तनम नगर बसाया, कई नगर बसाया। पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तमाम तरह के, एक तरह से उसने पत्थरों पर शिलालेख लिखवाया। इन सब का हम जिक्र करेंगे। उसमें एक पुत्र का जिक्र केवल लेखों में है, नहीं तो बाकी सब किताबों में। एक नोट कर लें। अशोक के दो पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है। पहला संघमित्रा, जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए कहां गई थी, उल्लेख मिलता है। पहला संघमित्रा और दूसरा चारुमती। दूसरा चारुमती। तो दो पुत्रियों का भी यहां पे उल्लेख मिलता है, संघमित्रा और चारुमती। आगे नोट कर लें। अशोक के पुत्र कुणाल और महेंद्र का उल्लेख है। अशोक के पुत्र कुणाल और महेंद्र का उल्लेख है बौद्ध किताबों में मिलता है। बौद्ध किताबों में मिलता है। ये नोट कर ले। अब यहां पे देखिए, अशोक के कौन से पुत्र का उल्लेख है? कल्हड़ ने अपने राज तरंगड़ी में किया और बताया है कि वो कश्मीर का शासक था, जालौक। ये नोट कर ले। अशोक के एक पुत्र जालौक का, अशोक के एक पुत्र जालौक का उल्लेख है राज तरंगड़ी में मिलता है। राज तरंगड़ी में मिलता है। आगे नोट कर लें। राज तरंगड़ी से ही जानकारी मिलती है कि, राज तरंगड़ी से ही जानकारी मिलती है कि तरंगड़ी से ही जानकारी मिलती है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। श्रीनगर की स्थापना किया था। नगर की स्थापना किया था। दूसरा पॉइंट नोट कर ले।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल रह चुका था? उज्जैन का। उसके पहले कुछ दिन वो कहाँ का विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला। और तक्षशिला से आके कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था? उज्जैन का। और उसी उज्जैन से फिर उसने क्या किया? फिर मगध की सत्ता को प्राप्त किया, मगध के गद्दी को प्राप्त किया। ये भी नोट कर लें। अशोक के मगध सम्राट बनने से पूर्व वह तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल रह चुका था। तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल रह चुका था। तो इस तरह हमने बातें किया और अशोक के बारे में चर्चा किया, अशोक के बारे में बातें किया। बाकी हम लोग फिर अशोक की सत्ता प्राप्ति होती है और सत्ता प्राप्ति के पश्चात अशोक क्या कार्य करता है, इस पे चर्चा हम कल करेंगे।